Good morning students. So how are you all? Fine. लास्ट लेक्चर आपने ठीक से देखा, समझ में आई बात? वहाँ पर एम्पलीफायर के बारे में अपन ने बातें की थी। जो बातें मैं एम्पलीफायर के बारे में पढ़ी थी उसको जस्ट एक ऐसा एट अ ग्लांस रिवाइज करता हूँ और उसके बाद हम आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। दैट इज़, देखो, करंट गेन। हमने करंट गेन पढ़ा था, स्मॉल चेंज इन कलेक्टर करंट और स्मॉल चेंज इन इमीटर करंट। यहाँ पे इमीटर लिख देते हैं, इमीटर। मुझे ये बताओ कि ये वाला केस कौन सा है, ये कौन सा एम्पलीफायर है, ये कौन सा है? सी ई, सी बी, सी बी, सी ई, कौन सा है? एक सी ई एम्पलीफायर है और एक सी बी एम्पलीफायर है, तो दोनों में से कौन सा है ये आपको पहचानना है। ठीक है, कौन सा? लेफ्ट वाला कौन सा होगा? सी बी होगा ऑब्वियसली। क्यों? क्योंकि बेस अगर कॉमन होता है तो ये एमीटर करंट आपका इनपुट होता है। ठीक है, और गेन को क्या बोलते हैं? गेन को बोलते हैं आउटपुट अपॉन इनपुट, है ना? ये गेन होता है अपना, आउटपुट अपॉन इनपुट। तो ये वाला कौन सा ट्रांजिस्टर? ये होगा ट्रांजिस्टर एज सी बी एम्पलीफायर। ठीक है, याद रख लो इसको, ये है सी बी एम्पलीफायर। और ये वाला हो जाएगा सी ई एम्पलीफायर। ये एक्चुअली एररलेस का है स्नैपशॉट, लेकिन आई थिंक उसके अंदर में यहाँ पे गलती है, तो हमने उसको करेक्ट कर लिया हमारे पास कि ये ट्रांजिस्टर सी बी एम्पलीफायर है और ये सी ई एम्पलीफायर है। क्योंकि अगर एमीटर कॉमन होता है तो बेस करंट जो होता है ये इनपुट हो जाएगा आपका, और कलेक्टर तो हमेशा आउटपुट होता है। सही बात है। यहाँ पे भी देख लो, कलेक्टर हमारा करंट जो है, कलेक्टर करंट ये हमारा आउटपुट है। अब ये था अल्फा ए सी। ए सी बोले तो डेल्टा के साथ होता है, डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई ई, है ना? लेकिन जब अल्फा डी सी हम बोलते हैं, डी सी के अंदर में होती है डायरेक्ट फाइनल वैल्यूज़, यानी कि आई सी अपॉन आई ई। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रहेगा आपको। और बीटा ए सी का फॉर्मूला था डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी, है ना, बेस का, क्योंकि एमीटर कॉमन है। तो ये बीटा डी सी मतलब आई सी अपॉन आई बी, ये भी फॉर्मूला बिल्कुल सही है। इनकी रेंजेस जो है तो ये 15 से 200 होना चाहिए। ठीक है, ये 15 से 200 होना चाहिए, उससे ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ये बीटा ए सी की वैल्यूज़ लाइज करती है। और यहाँ पे आपके पास में वैल्यू ऑफ अल्फा डी सी लाइज बिटवीन 0.95 से 0.9, ये तो करेक्ट है। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, सी बी, ये वाला कौन सा चल रहा है अपना? ये वाला जो सेक्शन चल रहा है, ये वाला सेक्शन है सी बी एम्पलीफायर, और ये वाला है सी ई एम्पलीफायर। ठीक है, तो इसमें सी बी में देखो, अब यहाँ पर ये है वोल्टेज गेन। वोल्टेज गेन बोले तो चेंज इन आउटपुट वोल्टेज, और ये है चेंज इन इनपुट वोल्टेज। तो आउटपुट अपॉन इनपुट को इस तरह से लिख देना चाहिए। और यहाँ पर भी देखेंगे आप, आउटपुट अपॉन इनपुट, यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? देखो, आउटपुट अपॉन इनपुट वोल्टेज। वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है? देखो, V इज इक्वल्स टू आई आर होता है। आई सी आर सी बोले तो आउटपुट वोल्टेज, और आई बी आर बी बोले तो आई बी आर बी मतलब इनपुट वोल्टेज, है ना, इनपुट वोल्टेज। तो इसीलिए ये क्या हो जाता है? आई सी अपॉन आई बी कर लेंगे। आई बी क्यों लिख रहा हूँ मैं? कॉमन बेस है ना यहाँ पर, तो यहाँ आई ई आएगा, और ये वाला जो होगा आपका आर ई होगा। ठीक है, और ये आर सी होता है। तो ये हो गया आपका इनपुट। अब ये इनपुट के अंदर में आप देखेंगे ये आई सी अपॉन आई ई, ये जो आपको सेक्शन दिख रहा है, दोनों करंट दिख रहे हैं ना, ये वाले, ये दोनों करंट का जो रेशो है वो करंट के रेशो को हम अल्फा बोलते हैं। ठीक है, अल्फा ई सी। और ये तो रेजिस्टेंस गेन हुआ। गेन का मीनिंग ये है आउटपुट अपॉन इनपुट। ठीक है, बात समझ रहे? यहाँ पर देखो, यहाँ पर हो जाएगा आपका बीटा ए सी, यही फॉर्मूला यहाँ पे चलेगा, और आई सी अपॉन आई बी हो जाएगा इधर, तो ये होगा बीटा ए सी। बीटा ए सी इंटू रेजिस्टेंस गेन, डेल्टा लगा देने का ए सी बोले तो, नहीं तो डी सी बोलने का उसको। डेल्टा नहीं लगाया तो डी सी बोलने का, बीटा डी सी। अब पावर गेन का फॉर्मूला देखो, पावर इज इक्वल्स टू, अपने पास में एक फॉर्मूला होता है, देखो, पावर इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। ठीक है ना, ये एक फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूले से, या फिर एक और फॉर्मूला होता है V इंटू आई। तो करंट गेन इंटू वोल्टेज गेन करोगे तो भी मिलेगा, करंट गेन का स्क्वायर करके रेजिस्टेंस गेन से मल्टीप्लाई करोगे तो भी मिल जाएगा। ठीक है, तो पावर गेन इसमें मिल जाता है अपने को। अब पावर गेन इधर ये सी ई एम्पलीफायर के अंदर में ये होता है। ठीक है, बीटा ए सी स्क्वायर, ये वाला मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। अब ये एक नया टर्म है यहाँ पर, देखो, ट्रांस कंडक्टेंस नाम से। कंडक्टेंस का मीनिंग जो है ना, ये देखो, ये कंडक्टेंस है, ये वाला, ये क्या होता है? तो ये होता है एक्चुअली रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। वो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, समझे इसको, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है। इसलिए आप देखेंगे जीएम जो है, ये आपका ट्रांस कंडक्टेंस, ये करंट अपॉन वोल्टेज होता है। क्योंकि रेजिस्टेंस बोले तो वोल्टेज अपॉन करंट, तो करंट बोले तो क्या हो जाएगा? ये आपको कंडक्टेंस निकालना बोले तो क्या हो जाएगा? करंट अपॉन वोल्टेज। लेकिन अब ये भी देखो, करंट यहाँ पर आउटपुट का है,
और वोल्टेज इनपुट का है, ठीक है। इस तरह से फ़र्क है दोनों के अंदर में, एक है आउटपुट का और एक है इनपुट का। हम जब ये दोनों वैल्यूज़ इनपुट की लेते हैं तो ये इनपुट रेजिस्टेंस बनता है, दोनों आउटपुट की वैल्यू लेते हैं तो आउटपुट रेजिस्टेंस बनता है। लेकिन अगर हम आउटपुट का करंट और इनपुट का वोल्टेज लें तो वो ट्रांस कंडक्टेंस बनता है। ट्रांस मतलब ट्रांसफर होने वाला कंडक्टेंस, ठीक है, ऐसे होता है ट्रांसफर होने वाला कंडक्टेंस। और ये GM की वैल्यू को ऐसा भी लिखा जाता है AV/RL, AV/RL। ये हो गया वोल्टेज गेन अपॉन RL बोले तो लोड रेजिस्टेंस, ठीक है, बात समझिए आपको। चलो नेक्स्ट, ये है अपना बीटा का रिलेशन, अल्फा और बीटा का रिलेशन। बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, कल देखे थे हमने ये, और अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, ठीक है। उसके बाद कंपैरिजन बिटवीन CB CE एम्पलीफायर्स, ठीक है। CEC कॉम्प्ली ये तो अपने पास में रहता नहीं है ये, ठीक है ना, ये अपने को नहीं पढ़ना होता है इसका, तो हम सिर्फ ये दो एम्पलीफायर देख लेंगे। तो इसमें ये CB एम्पलीफायर और CE एम्पलीफायर है। इनपुट रेजिस्टेंस देखो इनका क्या होता है, इनपुट रेजिस्टेंस की रेंज दी है, आउटपुट रेजिस्टेंस की रेंज दी है दोनों की, ठीक है। ये सब आपको याद करने नहीं है, बस आपको याद रखने हैं कि एग्जैक्टली लर्न करना नहीं है, मतलब उसकी वैल्यूज़ को आपको रटना नहीं है, आपको ये समझना है कि एक्चुअली उनकी रेंजेस क्या होती है, ये ध्यान में रखनी है बस, कि किलो ओम्स में होती है, किसी की ओम्स में होती है। आपको क्या आंसर जब आएगा आपका तो आपको समझना चाहिए कि कौन सी वैल्यू किसकी हो रही है। यहाँ पे देखो आप करंट गेन की बात करेंगे तो करंट गेन बोले तो इसका CB के अंदर करंट गेन कौन होता है, ये अल्फा होता है ना, और यहाँ पर कौन है, ये बीटा है। तो देखो बीटा की वैल्यू ये तो जा रही है 20 से 200 तक, अल्फा की वैल्यू 0.9 तक ये होता है, ठीक है। वोल्टेज गेन देखो इनके और इनका पावर गेन, और फेज़ डिफरेंस CB के अंदर में 0 होता है, यानी कि दोनों भी जो हमारे इनपुट और आउटपुट होते हैं वो एक ही फेज़ में होते हैं, सेम, ऐसा सेम होती है दोनों की फिगर्स। लेकिन यहाँ पे 180 डिग्री का फेज़ डिफरेंस होता है, यानी कि जो है तो एक पार्टिकल सीधा जा रहा होगा तो एक उल्टा जाता है, यानी कि 180 डिग्री का आउट ऑफ फेज़ होता है। यही वाले केस को बोला जाता है इधर में। यहाँ पे देखा यूज्ड एम्पलीफायर एज करंट और पावर, यानी जो CB एम्पलीफायर होते हैं आपके, CB एम्पलीफायर जो यूज़ करते हैं आप वो करंट के लिए यूज़ किए जाते हैं, और CE एम्पलीफायर जो यूज़ किए जाते हैं पावर के लिए यूज़ किए जाते हैं। पावर के लिए मतलब हमारे जो रिकॉर्डिंग सिस्टम होते हैं, ऑडियो सिस्टम होते हैं, देखा होगा ना आपने बहुत सारी जगह पे ऑडियो सिस्टम लगे होते हैं बड़े बड़े, उसके अंदर में जो एम्पलीफायर यूज़ होते हैं वो वाले रहते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात समझिए। चलो अब देखते हैं दूसरा एप्लीकेशन हमारे ट्रांजिस्टर का, एंड दैट इज़ ट्रांजिस्टर स्विच। देखो ट्रांजिस्टर एज अ स्विच अगर समझना है तो पहले फंक्शन ऑफ स्विच समझ लो, ठीक है। फंक्शन ऑफ स्विच क्या होता है, देखो फंक्शन ऑफ स्विच, अगर हम कंडीशन बताते हैं कि स्विच की कंडीशन होती है ऑफ, ठीक है, स्विच की ऑफ कंडीशन होती है। मैं आपको यहाँ बताता हूँ, देखो मैकेनिकल स्विच का फंक्शन क्या होता है, जब वो ऑफ कंडीशन में होता है, स्विच ऑफ कंडीशन में होता है, मतलब कि देखो कनेक्शन कैसे होगा, इस तरह से, ये होता है आपका स्विच इन ऑफ कंडीशन, ठीक है। ये कनेक्शन कर रहा होगा बीच में और यहाँ पर वो ओपन है, यानी कि दो टर्मिनल कनेक्टेड नहीं है। तो अगर ये दो टर्मिनल कनेक्टेड नहीं है तो हम ये समझते हैं कि इसके अक्रॉस वोल्टेज जो होता है, वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, तो हम बोलते हैं इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस वो मैक्सिमम होता है, वोल्टेज पूरा होता है फुल Vmax, जितना भी वोल्टेज होगा वो इसके अक्रॉस में होता है, ठीक है। जैसे कि आपके घर में प्लग वगैरह होते हैं, अभी लगाया नहीं अपन ने इसके अक्रॉस में कुछ भी, तो ये वोल्टेज मैक्सिमम होता है, और इसमें से जाने वाला करंट जो होता है, करंट इज इक्वल्स टू ये 0 होता है, ठीक है। इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं होगा क्योंकि सर्किट ही कंप्लीट नहीं हुआ ना भाई, और सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ इसीलिए, तो ये ऑफ कंडीशन होती है, इसको बोलते हैं ऑफ कंडीशन। और उसी के अगेंस्ट में अगर हम एक ऑन कंडीशन बनाते हैं तो देखो कैसी होगी। अगर मैं एक ऑन कंडीशन बनाता हूँ तो ऑन कंडीशन को हम ऐसे बताएंगे, इस तरह से, ठीक है, ऐसे बताएंगे ये ऑन कंडीशन है, ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, ऐसे जुड़ गया ये। तो जुड़ने के बाद में सर्किट हमारा कंप्लीट हो गया, ये ऑन कंडीशन में आ गया, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो खत्म हो गया, ये पॉइंट और ये पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया, और करंट जो है इसका इसमें से मैक्सिमम फ्लो करने लगा, ठीक है, इसमें से करंट मैक्सिमम फ्लो करने लगा। दिस इज़ द वर्किंग ऑफ अ स्विच, ठीक है, ये होता है स्विच का वर्किंग। अब समझो हम क्या कर रहे हैं, अब ये ट्रांजिस्टर को एज अ स्विच बनाना चाहते हैं, तो हमको भी ये चाहिए कि ट्रांजिस्टर भी जो है तो ऐसा एक्ट करे कि जब हम उसको ऑफ कंडीशन में देखें, ठीक है, ऑफ कंडीशन में जब हम उसको देखते हैं, ये ऑफ कंडीशन है और ये ऑन कंडीशन है,
अब इसको अगर हम ट्रांजिस्टर को देखेंगे तो हमको ऐसा लगना चाहिए कि उसके अंदर भी जब वो ऑफ कंडीशन में होगा, जब वो ऑफ कंडीशन में होगा तो हमारे ट्रांजिस्टर के अंदर भी जो है तो वोल्टेज मैक्सिमम होना चाहिए, करंट ज़ीरो होना चाहिए, और जब वो ऑन कंडीशन में हो तब उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कम होना चाहिए, यानी कि आइडियली ज़ीरो होना चाहिए, और उसका करंट मैक्सिमम होना चाहिए। तो ये कैसे हो सकता है, चलो ये पढ़ते हैं ज़रा। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस डायग्राम की जो है ना तो इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो चलिए बनाते हैं इस इक्वेशन। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि मुझे इसकी आउटपुट और इनपुट इक्वेशंस बनानी है दो। एक होगी इनपुट इक्वेशन, इनपुट इक्वेशन। तो पहले इनपुट का ये लूप ले लो और इस लूप के अंदर इक्वेशन बनाओ। ये फर्स्ट लूप है आपका इनपुट लूप, इनपुट लूप की इक्वेशन बनाओ। तो ये देखो ये कितना हो जाएगा VBB। तो अब इसको बोल दो आप इनपुट, है ना, इट इज़ इक्वल्स टू IBRB प्लस VBE। IBRB ये एक वोल्टेज हो गया यहाँ का, IBRB बोले तो यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप है वो, है ना, यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप है। और दूसरा पोटेंशियल ड्रॉप ये दोनों के बीच में होता है, इसको बोलते हैं आप VBE। तो इसको लिख देंगे आप VBE, ठीक है, ऐसे हो गया। तो ये हो गया आपका इनपुट। आउटपुट की इक्वेशन लिखते हैं, देखो आउटपुट इक्वेशन V आउटपुट इज इक्वल्स टू VCC माइनस VCC। जो ये होता है ना, ये VCE जो लिखा है ना, तो एक्चुअली VCE नहीं होता है, यहाँ पर VCC होता है, और VCE इसको बोलते हैं, VCE इसको बोलते हैं। ये है आपका आउटपुट वोल्टेज। तो हम यहाँ पे देखते हैं आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल्स टू VCC में से ICRC माइनस करना होता है पहले, यानी कि VCC है ना, ये अगर ये 30 वोल्ट है और यहाँ का ICRC जो है तो एक ड्रॉप है, ये 5 वोल्ट का ड्रॉप है, तो उसको माइनस करना पड़ेगा जब हमको यहाँ पर आउटपुट मिलेगा। तो ये आउटपुट की इक्वेशन हो गई। अब ये जो दो इक्वेशन है, देखो इन दो इक्वेशन को एकदम ध्यान से देख लो थोड़ा सा। ये है इक्वेशन हमारी, इनपुट आउटपुट, दो इक्वेशन, भूलना नहीं है ये इक्वेशन को बस याद रखना है। अब अगर ये इक्वेशन याद है तो क्या फ़ायदा है हमारा फ़ायदा ये है कि हम 3 स्टेजेस पढ़ सकते हैं ट्रांसफार्मर के, सॉरी ट्रांजिस्टर के। तो हम लिखते हैं इसके 3 स्टेजेस और 3 स्टेट्स। हमारे ट्रांजिस्टर की वर्किंग के 3 स्टेट या फिर 3 स्टेजेस बोलते हैं उसको। नंबर 1 पहला स्टेट होगा उसका ऑफ स्टेट। ऑफ स्टेट का मतलब ये होता है कि इसमें, इस बात को समझो ज़रा, इसमें क्या होता है। तो एक्चुअल में इसमें जो इनपुट वोल्टेज होता है आपका, वो इनपुट वोल्टेज लेस देन 0.7 वोल्ट होता है ना। देयरफॉर यानी कि आपका फॉरवर्ड बायस नहीं हुआ अभी, आपका इनपुट सेक्शन नॉट फॉरवर्ड बायस, इनपुट सेक्शन नॉट फॉरवर्ड बायस, ठीक है, ऐसा हो जाएगा, नॉट फॉरवर्ड बायस। और ये भी हम कह सकते हैं कि अगर वो फॉरवर्ड बायस नहीं हुआ तो उसमें से कोई करंट नहीं जाता है, तो हम लिखेंगे नो करंट, ठीक है, ऐसे हो गया, इसमें से कोई करंट नहीं जा रहा है। अच्छा, दूसरी स्टेट जो होती है, अब यहाँ पर एक पॉइंट आपको समझा सकता हूँ मैं कि देखो ये जो हमारी इनपुट आउटपुट इक्वेशन है ना, इसको देखो ज़रा सुनो ध्यान से। अगर आपके बेस में यहाँ पर कोई करंट नहीं आ रहा, तो अगर बेस में करंट नहीं है तो एमीटर में कोई करंट नहीं जा रहा, जो कलेक्टर है वो उसमें कोई करंट नहीं जा रहा, मतलब करंट नहीं जाता है। आपका जो ट्रांजिस्टर होता है वो ऑफ कंडीशन में है, 0.7 वोल्ट अभी अचीव नहीं हुआ। अगर 0.7 वोल्ट अचीव नहीं हुआ तो ये फॉरवर्ड बायस नहीं हुआ, ठीक है ना। तो इनपुट सेक्शन में नो फॉरवर्ड बायस, नो करंट, यानी कि आप लिख सकते हो कि IB जो करंट है उसकी वैल्यू 0 है। देयरफॉर आप लिख सकते हो कि जो IC करंट है उसकी वैल्यू भी 0 है ना। अगर IB 0 है तो IC भी 0 है, जब इनपुट ही 0 है तो आउटपुट भी 0 है। अगर आउटपुट 0 है तो हमारी इक्वेशन कहाँ है बताओ ज़रा। अरे ये है हमारी आउटपुट इक्वेशन। इस आउटपुट इक्वेशन में अगर IC की वैल्यू 0 है तो हमारा ये ICRC पूरा 0 हो जाएगा, और अगर ये पूरा 0 हो जाता है तो आउटपुट में क्या अवेलेबल होगा, आउटपुट में अवेलेबल होगा VCC। तो हम लिखेंगे आउटपुट में क्या अवेलेबल होगा, तो हम लिखेंगे देयरफॉर V आउटपुट इज इक्वल्स टू VCC, इसके बराबर होता है, ठीक है। ये होता है V आउटपुट इज इक्वल्स टू VCC, मतलब पोटेंशियल ड्रॉप तो फुल होता है, यानी कि मैक्सिमम पोटेंशियल ड्रॉप। अरे समझे कि नहीं बात को, ऐसे हो गया।
चलो ठीक है, ये बात तो समझ में आई, पहला स्टेज हुआ। दूसरा स्टेज होता है, हमने इस स्टेज को नाम दिया था ऑफ स्टेट। अब दूसरी स्टेट हमारी होती है, उसको बोलेंगे हम एक्टिव स्टेट। ठीक है, एक्टिव स्टेट, इसका क्या मतलब है अब ज़रा देखो। एक्टिव स्टेट का ये मतलब होता है कि आपका जो इनपुट सेक्शन है, इनपुट सेक्शन इज़, ये हो गया फॉरवर्ड बायस, ये हो गया फॉरवर्ड बायस। अगर ये फॉरवर्ड बायस है मतलब कि आपका जो V इनपुट है वो 0.7 वोल्ट से ज़्यादा है ना, 0.7 वोल्ट से ज़्यादा है, ये फॉरवर्ड बायस हो चुका है। अगर ये हुआ है ज़्यादा तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो IB है इंक्रीज़ होना शुरू हुआ है। देखो ज़रा, IB इंक्रीजेस, देयरफॉर अगर IB इंक्रीज़ होता है तो इसकी वजह से कौन इंक्रीज़ होता है, देखो IC भी इंक्रीज़ होगा, आउटपुट है ना वो, तो IC ऑल्सो इंक्रीजेस। अरे है कि नहीं बात सही, ऐसे होगा ना, IC इंक्रीज। अच्छा, हमारी फाइनल इक्वेशन देखो ज़रा, आउटपुट इक्वेशन देखो तो सही, ये हमारी आउटपुट इक्वेशन है। इस इक्वेशन में अगर देखा जाए तो अगर IC की वैल्यू बढ़ रही है मतलब ये वाला पार्ट जो है सब्ट्रैक्शन वाला ये बढ़ रहा है, इसका मतलब आउटपुट कम हो रहा है। क्या लिखेंगे उसको, एज कौन सा सेक्शन क्या इंक्रीज हो रहा है, ICRC इंक्रीजेस, एज ICRC इंक्रीजेस, ये इंक्रीज हो रहे हैं, देयरफॉर हम ऐसा कह सकते हैं कि V आउटपुट इज इक्वल्स टू, V आउटपुट इज मिनिमम। ठीक है, V आउटपुट इज मिनिमम, ऐसे होता है। आउटपुट आपको मिनिमम मिलेगा, कहाँ से, कौन सी इक्वेशन देखा आपने, तो ये वाली जो आपकी इक्वेशन है ना, ये VCC माइनस ICRC। अब देखो ये अगर मैं इसको बोलता हूँ कि समझो VCC की वैल्यू 30 वोल्ट है ना, माइनस ICRC का जो प्रोडक्ट है वो पहले 15 आ रहा था समझो, और बाद में वो अब आ रहा है वो 20 है ना, अब 20 आ रहा है, तो क्या होते जा रहा है, ये जब ये सेकंड टर्म आपका बढ़ता है, ये जो टर्म बढ़ता है तो ये पूरा टर्म जो है आपका आउटपुट जो है VO ये कम होता रहता है। ठीक है, ये कम होता रहता है, क्योंकि अगर ये 20 हो जाएगा समझो, ये बढ़ रहा है, ये सेकंड टर्म बढ़ रहा है तो मेन टर्म डिक्रीज होता है। ठीक है, ये हो गया 20, ये था 15, पहले 10 था, 15 हुआ, फिर 20 हुआ, इसके अंदर भी ऐसे होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, इंक्रीज होने की वजह से आउटपुट की जो वैल्यूज़ है वो कम होने लगती है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अच्छा, तो इसको बोलते हैं कौन सी स्टेट, एक्टिव स्टेट, जिसके अंदर में IB बढ़ता है, IC भी बढ़ता है और हमारा आउटपुट कम होने लगता है। ठीक है, उसके बाद देखो तीसरी स्टेट, तो इस तीसरी स्टेट को जो हम नाम देते हैं वो है, क्या बोलेंगे इसको, तीसरी स्टेट है सैचुरेशन स्टेट नाम है था इसका, सैचुरेशन स्टेट। सैचुरेशन स्टेट का मतलब होता है कि अगर आपके एक ट्रांजिस्टर से एक करंट फ्लो कर रहा है इमीटर और बेस से, या बेस इमीटर कलेक्टर से, तो वो सैचुरेशन हो जाता है, वो करंट का सैचुरेशन हो जाता है थोड़ी देर के बाद, और आप देखेंगे कि उस टाइम पे मिनिमम वोल्टेज मिलता है, मतलब ऑन कंडीशन में चला जाएगा। अगर हम ट्रांजिस्टर ऐसा बोलेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, देखो कैसे, आउटपुट की हमारी इक्वेशन है VCC माइनस ICRC इफ़ IC गेट्स सैचुरेटेड, है ना, मैंने आपको कहा था कि ये सैचुरेटेड हो जाती है, मतलब अगर आपको उसका ग्राफ याद आ रहा होगा आपको, तो ग्राफ कुछ इस तरह का था, देखो ये वाला। ठीक है, ऐसे ग्राफ होता था इसका, तो ये वाला ग्राफ था हमारा, और ये वाला जो है ये करंट आप देख रहे हैं कि थोड़ी देर तक तो बढ़ता रहता है यहाँ से यहाँ तक, और उसके बाद क्या होता है, सैचुरेट हो जाता है। मतलब हर इमीटर करंट, हर बेस करंट के लिए, ये बेस करंट की वैल्यू B1 है, ये बेस करंट की वैल्यू B2 है, ये बेस करंट की वैल्यू B3 है, और जैसे जैसे करंट बढ़ना शुरू होता है, ये करंट जैसे जैसे बढ़ता जाता है B1 B2 B3, उसकी वजह से आपका फेज़ भी शिफ्ट होते जाता है। यानी कि आप इसको देखेंगे कि जो आउटपुट है आपका वो सैचुरेटेड साइकिल में चला जाता है। मतलब अगर मैं यहाँ लिखूँगा, इसको कैसे लिखते हैं देखो ज़रा, ये ICRC मैक्सिमम हो गया। अगर आपका ICRC मैक्सिमम हो जाए तो देयरफॉर
हम बोलेंगे कि अगर ये मैक्सिमम होगा तो VCC में से मैक्सिमम वैल्यू कम हो जा रही है, बचा जो वो हमारा आउटपुट है, तो हम कहेंगे कि VO डिक्रीजेस। VO क्या होता है? डिक्रीज होते हैं। तो यहाँ से हम एक्चुअली कर सकते हैं कि स्विच के फंक्शन को समझ सकते हैं। कैसा हुआ फंक्शन हमारे स्विच का, देखो एक डायग्राम से बताता हूँ क्या हुआ फंक्शन हमारे स्विच का। देखो ज़रा ध्यान दो, 3 स्टेजेस कैसी हुई, 3 स्टेट्स कैसी हुई हमारी। ये देखो, पहली है ऑफ स्टेट, ठीक है, ये है ऑफ स्टेट, बकवास कलर, ठीक। अब ये हो जाएगा ऑफ स्टेट, मतलब कैसा? ऑफ स्टेट मतलब ऐसा कि उसके अंदर में आपका इनपुट ज़ीरो था और जो आउटपुट में था वो वोल्टेज मैक्सिमम आ रहा था, करंट ज़ीरो। देखो ज़रा हाईलाइटिंग पॉइंट्स क्या है इसमें के, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी ये वाली कि करंट ज़ीरो आया, ठीक है, ये आया करंट ज़ीरो, लेकिन वोल्टेज आया मैक्सिमम, है ना, करंट ज़ीरो और वोल्टेज मैक्सिमम। दूसरी कंडीशन देखो, दूसरी कंडीशन में क्या हो रहा था कि IB इंक्रीजेस होने लगा था, बेस करंट जो है ना आपका वो इंक्रीज़ हो रहा था, बेस करंट इंक्रीज़ हो रहा था और IC भी इंक्रीज़ हो रहा था, है कि नहीं बात सही? ये भी इंक्रीज़ हो रहा है आपका, और IC RC की जो वैल्यू है ये इंक्रीज़ हो रही है, समझ लो। देयरफॉर VO जो है ये कम होते जा रहा है, VO डिक्रीज़ होता जा रहा है, ठीक है, VO डिक्रीज़ हो रहा है। उसके बाद में तीसरी कंडीशन देखो, तीसरी कंडीशन सैचुरेशन स्टेट। सैचुरेशन स्टेट मतलब ये वाली स्टेट, सैचुरेशन। सैचुरेशन स्टेट के अंदर में क्या हुआ था? सैचुरेशन स्टेट में हमारे IC की सैचुरेशन मिल गई अपने को, सैचुरेटेड वैल्यू मिल गई IC की, है ना। IC जो है ये गेट सैचुरेटेड बोलते हैं उसको। सैचुरेटेड होगा मतलब मैक्सिमम वैल्यू आ गई IC की, समझ रहे हो क्या बात को? यानी कि मैक्सिमम करंट में मैक्सिमम आप इलेक्ट्रॉन कितने फ्लो करवा सकते थे कलेक्टर में उतने करवा दिया आपने, और वो करवा देने के बाद इसकी वैल्यू सैचुरेटेड हो गई है, ठीक है। अगर ये सैचुरेटेड वैल्यू हो गई तो फिर हम क्या बोलते हैं? IC/RC की वैल्यू मैक्सिमम हो गई। IC/RC की ये जो वैल्यू है, देखो ये वाली इक्वेशन के अंदर में ये वैल्यू, ये क्या हो गई है? मैक्सिमम हो गई है, ठीक है, ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई। अगर ये मैक्सिमम है तो VO कितना हो गया? VO डिक्रीजेस और नियरली इक्वल टू ज़ीरो हो जाता है, नियरली ज़ीरो, नियरली ज़ीरो, क्योंकि अगर ये मैक्सिमम हो जाएगा तो ये ज़ीरो हो जाएगा, नियरली ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। ये वाली इक्वेशन है हमारी। इसका डायग्राम देखो इस तरह बनाते हैं, देखो इसका डायग्राम इस तरह बनाते हैं। ये आपका स्विच हो गया, ट्रांजिस्टर एज अ स्विच, ये उसका सर्किट हो गया, और ये है एक्चुअल में उसका डायग्राम। यानी यहाँ आप देख रहे हैं, ये देखो 0.6 वोल्ट तक इस स्टेट को ऑफ स्टेट बोलते हैं, जिसके अंदर आपका आउटपुट मैक्सिमम होता है, आउटपुट वोल्टेज मैक्सिमम होता है, ठीक है, और आउटपुट करंट ज़ीरो होता है इस जगह पर। करंट इज इक्वल्स टू ज़ीरो, कौन से वाले में? ऑफ केस में। ऑफ के बाद में ये जो आपको दिख रही है ना, ये वाली है एक्टिव स्टेट। देखो ये एक्टिव रीजन लिखा हुआ है यहाँ पे, एक्टिव रीजन। एक्टिव रीजन में क्या होता है? आपका आउटपुट वोल्टेज डिक्रीज होना शुरू होता है, ठीक है। और लास्ट में आता है आपका सैचुरेटेड रीजन। सैचुरेटेड रीजन के अंदर आप देखते हैं कि आउटपुट की वैल्यू नियरली ज़ीरो हो गई, नियरली ज़ीरो हो गई, ये मिनिमम हो चुका है, आउटपुट मिनिमम, आउटपुट मिनिमम हो चुका है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि करंट मैक्सिमम होता है इसके अंदर में, है ना। यहाँ पे करंट क्या है? मैक्सिमम, करंट मैक्सिमम है यहाँ पर। तो इस बात को इस तरह से याद रख सकते हैं आप, ये वाले डायग्राम को बनाकर याद रख सकते हैं, ये उसका ग्राफ होता है। इससे आपको ये बात याद रखनी होती है, एज अ स्विच इसका फंक्शन याद रखना होता है। तो अब मेन कंक्लूजन ये हो गया कि ट्रांजिस्टर जो है वो स्विच जैसे एक्ट कब करेगा। तो हम बोलते हैं कि सम ट्रांजिस्टर जो है, सम ट्रांजिस्टर आर मैन्युफैक्चर्ड specially to work in active region, in off state and saturation state। क्योंकि saturation state जो होती है ना, इसी को ऑन स्टेट भी बोलते हैं, saturation state only by making ये जो स्पेस है बीच में की एक्टिव स्पेस, एक्टिव रीजन, स्मॉल एक्टिव रीजन
स्मॉल, इसको स्मॉल करो, एक्टिव रीजन को स्मॉल करो तो ये ऑफ स्टेट और ये बन जाएगा आपके पास में, दो आ जाएंगे सिर्फ, और हमारा जो ट्रांजिस्टर रहेगा एज ए स्विच, ट्रांजिस्टर एज स्विच वर्क करेगा, बहुत अच्छे से वर्क करता है एज अ स्विच। क्यों? क्योंकि जब आप उसको 0.7 वोल्ट के नीचे वोल्टेज देते हो तो वो ऑफ स्टेट में रहता है, 0.7 के ऊपर दिए तो वो सीधा सैचुरेशन में चला जाएगा, मतलब ऑन स्टेट में होता है। तो बस दो ही कंडीशन है आपकी, यानी कि ये जो आपका स्विच होता है ना, बस ये इस तरह की कंडीशन उसकी बन चुकी है, यानी कि वो अगर 0.7 वोल्ट से नीचे है तो वो ये ओपन है, 0.7 से ज़्यादा हो गया तो ये क्लोज है, और ये ओपन और क्लोज का सिस्टम ये स्विचिंग सिस्टम कहलाता है। इसको हम बोलते हैं हमारे ट्रांजिस्टर का एक स्विचिंग एक्शन बोलते हैं इसको, समझे बात को, स्विचिंग एक्शन इसको बोला जाता है। देखो कॉन्सेप्ट ऑफ फीडबैक बता देता हूँ, स्टेट बोर्ड के सिलेबस में से ये डिलीट कर दिया है उन्होंने, लेकिन नीट के सिलेबस में ये होता है, इसलिए चलते चलते बता देता हूँ। ये वाली जो डायग्राम आपको दिख रही है एनसीईआरटी की डायग्राम है, और ये हमारी स्टेट बोर्ड की डायग्राम है, ठीक है। दोनों में फ़र्क है थोड़ा सा, स्टेट बोर्ड वाला सिर्फ ब्लॉक डायग्राम बनाता है, ये पूरा एम्पलीफायर, देखो ये एम्पलीफायर को ब्लॉक डायग्राम में बता दिया, और ये फीडबैक है, देखो ऊपर का जो सर्किट दिख रहा है ना, फीडबैक सर्किट है, इसको यहाँ हमने फीडबैक में बताया। अब होता ये है, समझ लो कि ये वाला यहाँ जुड़ेगा, ऐसे, गुड। अब देखो होता ये है यहाँ पर कि एक इनपुट में कुछ वोल्टेज देकर से 1 वोल्ट, समझ लो ऐसा 1 वोल्ट देकर आपने इसको चालू किया एम्पलीफायर को, ये एम्पलीफायर को चालू करते तो एम्पलीफायर आपको बाहर आउटपुट दे रहा है, समझ लो 5 वोल्ट दिया, ठीक है। अब ये 5 वोल्ट आप क्या करते हो, फीडबैक को पोस्ट करते हो। फीडबैक क्या करता है, V0 को, ये V आउटपुट को लेता है, इसको फीडबैक फैक्टर से मल्टीप्लाई करता है, समझ लो फीडबैक फैक्टर आपका जो है तो बीटा होगा, समझ लो ऐसा, बीटा फीडबैक आउटपुट होगा आपका, ये आउटपुट V0 है यहाँ का, बीटा जो है तो फीडबैक का कोएफिशिएंट है, उससे मल्टीप्लाई करके आप उसको फिर से इनपुट में भेज देते हो, तो ये हो जाता है इनपुट हमारा, ये हमारा इनपुट हो जाता है। और फिर क्या होता है, इधर से आउटपुट कितना है 5 वोल्ट, बीटा ने उसको बताया, इधर जाके 5 दिया इसने, ये 5 दिया, और एम्पलीफिकेशन फैक्टर कितना है समझो 5 है, तो ये 1 वोल्ट का 5 किया था उसने, अब 5 का 25 करेगा तो ये अगली वैल्यू आ जाएगी 25 वैल्यू, ये 25 इधर से जाएगा, यहाँ से जाकर फिर इनपुट में वापस जाएगा, तो 25 का 5 गुना 125 हो गया, फिर 125 गोल घूम के आएगा 5 बार बढ़कर, तो ये हो जाएगा आपका 625, ठीक है। इसके बाद में हो जाएगा 3125, है ना, ऐसा ही चला, शायद कुछ तो है, 5 टाइम बोले तो 3125 होता है, ठीक है, इतने होता है। तो ये वाला है आपका, ये बार बार बढ़ते जा रहा है, कब तक बढ़ेगा, अप टू सैचुरेशन करंट, सैचुरेशन आने दो ना भाई, सैचुरेशन करंट आने तक, सैचुरेशन करंट आने तक ये फास्ट में बढ़ जाता है, मैंने इसको स्प्लिट किया, ये बहुत तेज़ होता है फंक्शन, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास में 3125 तक। अब ये होता है देखो कि जब तक कि आपका सैचुरेशन में नहीं जाता है तब तक, यानी कि देखो करंट चेंज हो रहा था, इनपुट की वजह से आउटपुट में करंट चेंज हो रहा था, और आउटपुट में चेंज होने की वजह से इनपुट में चेंज हो रहा था, ये ऐसा लूप है पूरा, तो इसके लिए इसको फीडबैक लूप बोलते हैं। फीडबैक देना मतलब वापस पलट के जवाब देना। तब देखो यहाँ पे था हमारा ये ट्रांजिस्टर है, यहाँ से मिल रहा है, ये इनपुट है, ठीक है, ये इनपुट सेक्शन है अपना, इनपुट सेक्शन से आपको मिल रहा था आउटपुट, आउटपुट जा रहा था ये ट्रांसफार्मर से, और ट्रांसफार्मर क्या करता है, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करता है ओनली, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है, ठीक है। ये आपका जो है तो LC ऑसिलेटर है, ये आपको EMI चैप्टर के अंदर में पढ़ने को मिलेगा। तो ये यहाँ पर जब चेंज होता है, ये चेंज इसको फीड किया जाता है, समझे, ये चेंज इसको फीड करते हैं, तो ये फीड क्या करता है, फिर से इनपुट दे देता है, फिर ये आउटपुट आएगा, आउटपुट चेंज हुआ, इसको मालूम पड़ा, फिर से इनपुट मिल गया, तो ये जो आपकी जो आउटपुट है, ये पूरा आउटपुट इधर हैंडल हो रहा था। अचानक से ये हो गया कि ये वैल्यू सैचुरेशन पे चलेगी, अगर ये सैचुरेशन पे चलेगी तो यहाँ पे नो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि अपन बोलते हैं कि इफ़ नो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, इफ़ नो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड अगर है तो वो चेंज ना होने की वजह से इसको इनपुट नहीं जाता। अब इसको इनपुट यहाँ से नहीं गया, आउटपुट से फीड होकर आता था ना वो, अब नहीं गया, अब नहीं गया तो क्या हो जाएगा मालूम है, ये 3125 आया था, ये यहाँ तक के, ये 3125 जैसे कि वैसे आता है, ये बोलता है 0 का चेंज है, यहाँ के बोलता है 0 का चेंज है भाई, वो 0 का चेंज है तो क्या करता है, इसको नेगेटिव फीडबैक लेता है, और नेगेटिव फीडबैक लेकर ये क्या करता है, इसको 5 टाइम कम करता है, मतलब अब साइकिल आपकी यहाँ से आना शुरू होती है, ऐसे
625 पे होता है, 625 से 125 जाता है, 125 से 25 जाएगा, 25 से 5 जाएगा, 5 से 1 जाएगा और 1 पर जाकर ये लॉक हो जाता। फिर से हम एक बार क्या करते हैं, हम उसको रिवर्स करते हैं और रिवर्स करके हम उसकी साइकिल को फिर से ऑन कर देते हैं। इसकी ज़्यादा डिटेल में जाओ मत, ये हमको रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए नहीं तो बताता था आपको कि इसकी साइकिल रिवर्स वगैरह कैसे करते हैं, उसका ग्राफ कैसे बनता है। उसका ग्राफ जो आप देखेंगे NCERT के अंदर में आपको इस तरह का ग्राफ दिखेगा उसका, देखो इस टाइप का ग्राफ है उसका, ठीक है। ये बाद में एक्सप्लेन करूंगा मैं ग्राफ कैसे हुआ एक्चुअली, कौन बड़ा कौन कम हुआ, तो इसकी ज़रूरत आपको है नहीं। इसका ग्राफ जो है तो आप NCERT टेक्स्ट बुक में देख सकते हो। यहाँ तक के था हमारा एम्पलीफायर सर्किट, और एम्पलीफायर की कंडीशन होती है, क्या कंडीशन होती है एम्पलीफायर की कंडीशन ये होती है, देखो कि इनपुट एंड आउटपुट, व्हेन इनपुट एंड आउटपुट आर इन फेज, दोनों भी इन फेज हो अगर, तो इसको बोला जाता है पॉजिटिव फीडबैक। क्या बोलते हैं इसको, पॉजिटिव फीडबैक। ये छोटी छोटी बातें MCQs के लिए याद रखो। फीडबैक ये होता है पॉजिटिव फीडबैक। ऑसिलेटर के अंदर में आप इसको यूज़ करते हो वोल्टेज गेन हासिल करने के लिए। यूज्ड इन oscillator to voltage gain। जैसे कि अगर आपने निकालना चाहा फीडबैक वोल्टेज गेन आफ्टर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे गेन, वोल्टेज गेन आफ्टर फीडबैक, आफ्टर फीडबैक। कैसा लिख रहा हूँ मैं फीडबैक, नींद में हो गया मैं, हैं जी, ऐसा लिखते रहते क्या। वी गेन आफ्टर फीडबैक, फॉर्मूला आता है V इज इक्वल्स टू या A इज इक्वल्स टू, है ना, AF इज इक्वल्स टू फीडबैक वाला गेन। गेन विदाउट फीडबैक कितना था, देखो गेन विदाउट फीडबैक, विदाउट फीडबैक में AV की वैल्यू थी V आउटपुट अपॉन V इनपुट, ठीक है ना, ऐसे था वैल्यू। अब मैं बोलूँगा कि विथ फीडबैक क्या हो जाएगा, विथ फीडबैक के अंदर ये तो V आउटपुट ही रहेगा, लेकिन नीचे जो V इनपुट है ना, ये इनपुट है, तो ये जो V इनपुट होता है नीचे, ये इनपुट को यहाँ से लेते हो आप, देखो ये आउटपुट आपका घूम कर आया, बीटा से मल्टीप्लाई होकर इनपुट बन गया, ये है VI आपका इज इक्वल्स टू बीटा आउटपुट। तो आप यहाँ पे उसको दे देते हो, तो ये आ जाता है आपका बीटा आउटपुट, बीटा इंटू वी नॉट कैंसिल, तो ये आ गया आपके पास में 1 अपॉन बीटा, ठीक है। इस तरह से आ जाता है आपके पास 1 अपॉन बीटा, ये AF की वैल्यू है। लेकिन आप जो है तो AF की वैल्यू को A के टर्म्स में अगर लिखना चाहते हो तो कैसे लिखते हैं, AF इज इक्वल्स टू A 1 अपॉन 1 माइनस AB, 1 अपॉन 1 माइनस A बीटा, ये कंडीशन होती है। देखो इस कंडीशन में अगर A बीटा अगर 1 के बराबर हो गया, दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर प्रोडक्ट दोनों का 1 हो गया, ये दोनों अगर 1 हो गया, तो 1 माइनस 1 इज 0 बोले तो ये गेन क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, मतलब कि इन्फिनिटी हो जाएगा। अगर आप जो है तो यहाँ पे बोल देते हो कि A बीटा की वैल्यू, इफ़ A बीटा इज इक्वल्स टू 1, तो गेन ऑफ फीडबैक इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, 1 अपॉन 0, ठीक है, इन्फिनिटी। और एक इक्वेशन ऐसी भी हो सकती है उसकी आउट ऑफ फेज के अंदर, उसको नेगेटिव फीडबैक बोलते हैं। इफ इनपुट एंड आउटपुट आर इन ऑपोजिट फेज, अगर ये लोग ऑपोजिट फेज में होते हैं, अगर, तो मतलब क्या हो जाएगा, इसको नेगेटिव फीडबैक बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, नेगेटिव फीडबैक। और नेगेटिव फीडबैक का मतलब होता है कि आपका जो फॉर्मूला आएगा, अभी वो फॉर्मूला तो मैंने डिराइव करके बता दिया, ये वाला AF इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस A बीटा होता है, ठीक है, ये हो जाता है 1 प्लस A बीटा। बस ये दो वैल्यूज़ आपने याद रखनी है अगर थ्योरेटिकल कोई क्वेश्चन आते हैं तो, नहीं तो ऐसा सच इसको बहुत ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये वाला था ऑसिलेटर जैसा, यानी कि हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो ऑसिलेटर जैसा यूज़ होता है। ऑसिलेटर कैसा यूज़ हुआ यहाँ पे, तो ऑसिलेटर समझ में नहीं आया ना कैसे हुआ। तो क्या हुआ, इनपुट दिए,
इनपुट से आप आउटपुट मिला, आउटपुट जाकर फिर इनपुट में आया और उसने आउटपुट को बढ़ाते 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 ऊपर तक लेकर गया, मैक्सिमम तक। वो यहाँ देखो ज़रा, यहाँ देखो, हमारा जो आउटपुट था ये मैक्सिमम मिला समझ लो, फिर वो वहाँ से क्या करता है, उसको डिक्रीज़ करते 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 उसको 0 तक लेके जाता है और उसके बाद में फिर 0 से बढ़ाते 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 आउटपुट आपका मैक्सिमम तक लाता है। यानी सैचुरेशन करंट मिलता है ना आपको, तो वो यहाँ तक लेके आता है। तो आपका एक्चुअली क्या होता है, हमारा ट्रांजिस्टर निकलता है कट ऑफ स्टेज से, यानी कि ऑफ स्टेट जो होती है उसकी, तो कट ऑफ स्टेट से निकल कर वो पहुँच जाता है सैचुरेशन में, ये वाली सैचुरेशन स्टेप है। और सैचुरेशन स्टेप के बाद वो वापस से फिर से डिक्रीज़ होना शुरू होता है, तो ऑफ स्टेट तक आता है, फिर ऑफ स्टेट से सैचुरेशन तक जाता है। मतलब ये उसका ऑसिलेशन चलता रहता है, इसको ऑसिलेशन बोलते हैं। ऑसिलेशन इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि ऑफ स्टेट ऑफ टू सैचुरेशन एंड सैचुरेशन टू ऑफ स्टेट, ये उसका फंक्शन चलता रहता है हमारे ट्रांजिस्टर का, ठीक है। और इस फंक्शन के चलने को, इस फंक्शन को जो है तो हम क्या बोलते हैं, ऑसिलेटर बोलते हैं, ऑसिलेटर। और ये फीडबैक के साथ ही पॉसिबल है, ये ऑसिलेटर होता है, समझे बात को। तो यहाँ पे हमारा ट्रांजिस्टर एज ऑसिलेटर, ये वाला पॉइंट हमारा कंप्लीट हुआ है, ठीक है। तो इसके बाद हम न्यूमेरिकल कंटिन्यू करेंगे अपने वीडियो के इस नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। तब तक के ये पॉइंट को आप स्टडी करेंगे और हमारे जितने फार्मूले हैं उन सब फार्मूले को लिख कर अपनी नोटबुक में एक स्पेशल आप बनाएंगे बुक, जिसके अंदर में आप सिर्फ फार्मूले लिखे होंगे। सिर्फ नेक्स्ट वाले केस में, नेक्स्ट वाले लेक्चर के अंदर में मैं जो है तो सिर्फ न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। ये वाली सारी स्टेट्स को समझो, कौन सी, सैचुरेशन स्टेप, सैचुरेशन कैसे मिला था हमको, ये वाली स्टेज को समझो, सैचुरेशन स्टेज, एक्टिव स्टेज और ये ऑफ स्टेज, ये वाला सारा, ये कुछ समझ कर लो। और जैसे आपको ये सारी चीज़ें समझ में आने लगती है, उसके बाद में आप जो है तो न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा ट्रांजिस्टर एज स्विच, ठीक है।